1980 के दशक में भारत और चाइना की अर्थव्यवस्था एक बराबर थी, पर आज चाइना भारत से 4 से 5 गुना ज्यादा बड़ा देश है अर्थव्यवस्था के मामले में। आखिर क्या किया चाइना ने बीते कुछ सालों में जो वो अर्थव्यवस्था के मामले में भारत से आगे निकल गया? कौन कौन से स्टेप्स लिए चाइना ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, और इन स्टेप से भारत क्या सीख सकता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत कैसे भविष्य में चाइना को हरा सकता है। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। भारत सरकार ने बीते कुछ दिनों में जिस तरीके से चाइनीज प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट्स को बाइकआउट किया है वो काबिले तारीफ है। आज तक भारत में कभी भी इस तरह बाइकआउट चाइना मूवमेंट नहीं चला था। अब इसी तरह भारत सरकार को भारत को आत्मनिर्भर बनाने में एफर्ट लगाना होगा, क्योंकि सिर्फ चाइनीज प्रोडक्ट को बाइकआउट करने से कुछ नहीं होगा। भारत को आत्मनिर्भर बनना होगा, और जब तक भारत आत्मनिर्भर नहीं बनेगा तब तक वो भविष्य में चाइना को नहीं हरा सकता। और आत्मनिर्भर भारत कैसे बन सकता है, उसके लिए भारत सरकार को कुछ स्टेप्स लेने होंगे। और वो स्टेप्स क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले भारत को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना होगा। चाइना के इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा स्टेप चाइनीज गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना था। पिछले 40 सालों में चाइना ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में खूब इन्वेस्ट किया है। खूब रोड्स, हाईवे, ब्रिजेस, पोर्ट, रेल बनाया है, जिसके चलते चाइना में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग बन गई है। चाइना ने अपने देश में हर जगह इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई है, वाटर सप्लाई को इम्प्रूव किया है, जिसके चलते बहुत सी फॉरेन कंपनीज ने चाइना में अपना बिजनेस खोला है। और वही भारत में आज भी जिस दिन रोड बनती है तो अगले ही दिन खराब हो जाती है। भारत में आज भी ना जाने कितने हाईवेज, ब्रिजेस के प्रोजेक्ट सालों से अटके हुए हैं, और इन प्रोजेक्ट्स के टाइम डिले होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है पॉलिटिक्स और करप्शन। अगर 5 साल बाद किसी स्टेट में सरकार बदल जाती है तो वो प्रीवियस गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को होल्ड कर देते हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट्स देश और देश के लोगों के लिए कितना भी जरूरी क्यों ना हो। रिसेंट एग्जांपल देता हूँ। करंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट अपने स्टेट में रोक दिया, उटपटांग रीजन देके, जिसके चलते भारत की इमेज जापान में भी खराब हो गई है, क्योंकि बुलेट ट्रेन के लिए लोन और टेक्नोलॉजी भारत जापान से ले रहा है। और इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के डिले होने की वजह से भारत आज तक अपने पोटेंशियल के हिसाब से कभी भी ग्रो नहीं कर पाया है। अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका चाइना ट्रेड वॉर के चलते 56 कंपनीज ने चाइना से अपना बिजनेस शिफ्ट किया। उसमें से सिर्फ 3 कंपनी ही भारत आई, बाकी ताइवान, वियतनाम चली गई, क्योंकि वहां भारत के मुकाबले इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर है। तो सबसे पहले भारत सरकार को देश में जितने भी पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उसे कंप्लीट करना चाहिए, और यही काम भारत की राज्य सरकार को भी करना चाहिए, तभी देश ग्रो करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने से भारत की कंपनीज को भी फायदा होगा, और बहुत सी नई कंपनीज भी खुलेंगी भारत में। भारत सरकार ने पिछले कुछ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर में ध्यान दिया है, पर इसे कहीं ज्यादा करने की जरूरत है। इस पे मैं एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगा और यूपीए और एनडीए को कंपेयर भी करूंगा। भारत को कई सालों से एक प्रॉपर टैक्स सिस्टम की जरूरत थी, और फिर साल 2017 में भारत सरकार ने ऐसा करने की कोशिश भी की। साल 2017 में भारत सरकार ने 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को कंबाइन करके जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया। पर प्रॉब्लम यह हो गई कि स्टार्टिंग में जीएसटी से बहुत लोग कंफ्यूज हो गए, क्योंकि ज्यादातर लोगों को यह समझ ही नहीं आया। पर अब धीरे धीरे लोगों को यह समझ में आ रहा है, और इससे साल दर साल जीएसटी की अर्निंग भी बढ़ रही है। जीएसटी ने भारत की बहुत सी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। पहले भारत में बहुत से इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे, अब सिर्फ जीएसटी लगता है। जीएसटी ने ट्रांसपेरेंसी जनरेट कर दी, जिससे बहुत से लोग बिजनेस तो करते थे पर टैक्स नहीं देते थे, अब देना पड़ रहा है। 1200 प्रोडक्ट्स को 5 अलग टैक्स स्लैब में बांट दिया गया है, जिससे अब पूरे देश में एक ही टैक्स रेट है। पहले स्टेट टू स्टेट डिफरेंट टैक्स लगता था 1200 प्रोडक्ट्स पे, पर अब भारत सरकार को डायरेक्ट टैक्सेस में चेंजेस करने की जरूरत है, जिससे भारत की ग्रोथ रेट और बढ़ सके। भारत सरकार ने पिछले साल 2019 में एक ऐतिहासिक फैसला लिया, कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया देश में, जिसका फायदा आपको आने वाले दिनों में दिखेगा। वैसे इस पे मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाया है, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। जिस तरीके से कॉर्पोरेट टैक्स में चेंजेस किया सरकार ने, उसी तरह भारत सरकार को इनकम टैक्स में चेंजेस करने की जरूरत है, क्योंकि इनकम टैक्स के स्लैब को बार बार चेंज करने से कोई फायदा नहीं हो रहा है। कुछ ऐसा सोचना होगा भारत सरकार को जिससे लोगों को प्रॉब्लम भी ना हो और देश में इनकम टैक्स देने वालों की गिनती भी बढ़े। साथ में भारत सरकार को चाइना की तरह एक पॉलिसी बनानी होगी कि जो कंपनी जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करेगी उसे उतना कम टैक्स देना पड़ेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को 10 डिफरेंट पैरामीटर्स के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जिसमें बिजनेस के स्टार्टिंग से लेके रजिस्ट्रेशन, लोन, टैक्स, इंसॉल्वेंसी जैसे फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये बताता है कि देश में बिजनेस करना कितना आसान है। भारत ने पिछले 6 सालों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत इंप्रूव किया है।
जहां 2014 में भारत की रैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 142 थी, वहीं 2020 में भारत की रैंक 63 हो गई है। बीते 5 सालों में देश की रैंकिंग में 79 पोजीशन का सुधार आया है। पहले के मुकाबले भारत में इस समय बिजनेस करना आसान हो गया है, पर अब भी इसमें बहुत सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि चाइना भी इसमें हर साल सुधार कर रहा है और उसकी रैंक 2020 में 31 है। भारत ने एक टारगेट सेट किया कि 2024 तक वो टॉप 25 देशों में आएगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, और अगर भारत ये टारगेट पा लेता है तो भविष्य में भारत में बिजनेस करना और आसान हो जाएगा, जिसके चलते बहुत सी फॉरेन कंपनीज भारत आएंगी और भारत में भी बहुत सी न्यू कंपनीज खुलेंगी, जिससे भारत में नौकरियां पैदा होंगी और भारत की ग्रोथ रेट भी बढ़ेगी। बीते कुछ सालों से भारत में लोन लेना आसान हो गया है, पेपर वर्क कम हो गया है, फैसिलिटीज बढ़ गई हैं, इंटरेस्ट रेट भी कम हो गया पहले के मुकाबले, पर अब भी इसमें बहुत काम करने की जरूरत है। भारत सरकार को जितना हो सके लोन फैसिलिटीज को और आसान करना होगा, इंटरेस्ट रेट को और कम करना होगा, रीपेमेंट के ऑप्शन बढ़ाना होगा, स्मॉल और मीडियम बिजनेस को सपोर्ट करना होगा। ये सब करने से देश में बहुत सी नई कंपनियां खुलेंगी, न्यू बिजनेसेस खुलेंगे, व्यापार बढ़ेगा, नौकरियां बढ़ेंगी, लोगों की कमाई बढ़ेगी और देश भी ग्रो करने लगेगा। चाइना ने भी अपने देश में यही किया है। चाइना ने अपने देश की कंपनीज को कम इंटरेस्ट रेट में लोन देना स्टार्ट किया, उनको सपोर्ट किया और एक रूल सेट किया कि कंपनी जितना प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेगी उसे उतना कम इंटरेस्ट रेट देना होगा। भारत में भी ऐसी बहुत सी गवर्नमेंट स्कीम है, जैसे कि एमएसएमई बिजनेस लोन इन 59 मिनट्स, मुद्रा लोन, क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन सब्सिडी, क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। पर लोगों को इनके बारे में ज्यादा पता नहीं होता है। अभी कुछ दिनों पहले ही सरकार ने आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत न्यू एमएसएमई लोन स्कीम लॉन्च की है। मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप इसमें इंटरेस्ट रेट, लोन अमाउंट, ईएमआई, टाइम पीरियड सब चेक कर सकते हैं। भारत सरकार को एजुकेशन सिस्टम में बहुत चेंजेस करने की जरूरत है। अगर भारत को फ्यूचर में चाइना को हराना है तो भारत सरकार को लर्निंग बेस्ड एजुकेशन को चेंज करके इंडियन एजुकेशन सिस्टम को स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम बनाना होगा। हमारे देश में सालों से एक ही तरीके से बच्चों को एजुकेट किया जा रहा है, जिससे बच्चे पढ़ तो लेते हैं पर उनकी स्किल डेवलप नहीं हो पाती है। 15-20 साल पहले ऐसा एजुकेशन सिस्टम ठीक था, पर आज के समय ऐसा एजुकेशन सिस्टम बेकार है। आजकल हर दिन टेक्नोलॉजी बदल रही है, बिजनेस करने का स्टाइल चेंज हो रहा है, मार्केटिंग स्टाइल चेंज हो रहा है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आ चुका है, सोशल मीडिया आ चुका है, बहुत कुछ बदल चुका है और आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदलेगा। पर अगर भारत का एजुकेशन सिस्टम इसी तरीके से चलता रहा तो भारत की लिटरेसी रेट तो बढ़ेगी, पर स्टूडेंट की स्किल डेवलप नहीं हो पाएगी और उससे उन्हें कहीं जॉब नहीं मिल पाएगी और फिर भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगी। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक 50% इंडियन स्टूडेंट के पास 21st सेंचुरी में जॉब करने लायक स्किल ही नहीं है। 80% इंडियन इंजीनियर्स के पास आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सेक्टर में जॉब करने लायक स्किल ही नहीं है। चाइना ने बहुत ही पहले ये समझ लिया था कि अगर उसे इकोनॉमिकली ग्रो करना है तो उसे अपने एजुकेशन सिस्टम में इन्वेस्ट करना होगा, उसे स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। और इसीलिए आज वर्ल्ड की टॉप 500 एजुकेशन इंस्टीट्यूट में चाइना के 22 इंस्टीट्यूट है और भारत के सिर्फ 9। भारत एजुकेशन के मामले में सिर्फ चाइना से पीछे नहीं है, जापान, साउथ कोरिया से भी पीछे है। साथ में भारत सरकार को एजुकेशन के थ्रू बच्चों को इंडियन कल्चर और इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि जब तक भारतीय अपने देश के बारे में अच्छे से नहीं जानेंगे तब तक वो ग्रो नहीं कर सकते। और इस बात को चाइना ने भी नोटिस किया है, इसीलिए वो अपने एजुकेशन सिस्टम के थ्रू चाइनीज कल्चर के बारे में डिटेल से बताता है। एक उपाय मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूँ कि इस समय भारत में बहुत से डिप्लोमा कोर्सेस हैं, उसी तरह भारत सरकार को बहुत से स्किल बेस्ड डिप्लोमा कोर्सेस निकाल देना चाहिए डिफरेंट सेक्टर्स के लिए, क्योंकि एकाएक एजुकेशन सिस्टम में चेंज करना पॉसिबल नहीं है, पर धीरे धीरे चेंजेस किया जा सकता है। करप्शन को खत्म करना नामुमकिन है, कोई भी देश इसे खत्म नहीं कर सकता है, पर करप्शन को कम किया जा सकता है और मुझे लगता है कि भारत सरकार को यह चीज करने की सख्त जरूरत है। भारत में आज भी करप्शन बहुत है, हाई लेवल करप्शन कम हुआ है पर लोअर लेवल में करप्शन आज भी मौजूद है और ये करप्शन इंडेक्स की रिपोर्ट भी बताती है। भारत की रैंक करप्शन इंडेक्स में 80 है। पिछले कुछ सालों में भारत में करप्शन कम हुआ है और भारत की रैंक इंप्रूव हुई है, पर अभी भारत की रैंक 80 है। भारत में बहुत सी अच्छी स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं, पर करप्शन के कारण गवर्नमेंट स्कीम ग्राउंड लेवल पे अपना इम्पैक्ट नहीं दिखा पाती हैं और प्रोजेक्ट्स डिले होते रहते हैं। करप्शन के चलते आप खुद ही देख सकते हैं कि भारत के राज्यों में कितना डिफरेंस है। कुछ राज्य हाईली डेवलप्ड है और कुछ राज्य अंडर डेवलप्ड है।
तो यहाँ पे सिर्फ भारत सरकार को काम करने की जरूरत नहीं है, राज्य सरकार को भी काम करने की जरूरत है। सबसे पहले सरकार को सरकारी विभागों में करप्शन कम करने की जरूरत है। आज के समय में ईमानदारी तो महज कागज का एक टुकड़ा बनकर रह गई है सरकारी विभागों में। हर सरकारी क्षेत्र में जब तक जेब में हरे हरे नोट नहीं जाते हैं, तब तक हर काम कछुए की स्पीड से ही होता है। भारत सरकार को ये सारे स्टेप जल्दी लेने की जरूरत है, क्योंकि इस समय बहुत सी कंपनीज कोरोना के चक्कर में चाइना से अपना बिजनेस शिफ्ट करने जा रही हैं। बहुत सी कंपनीज अपने होम टाउन जाएंगी, पर कुछ कंपनीज अपना बिजनेस भारत में शिफ्ट करने के मूड में। तो यहाँ भारत सरकार को उन सभी कंपनी से बात करनी चाहिए और उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, टैक्स सपोर्ट देना चाहिए, जिससे इस बार कंपनी चाइना से शिफ्ट होकर वियतनाम, ताइवान या कोई और देश ना जाए। इन सभी स्टेप से भारत की भी कई कंपनीज ग्रो करेंगी, साथ में बहुत सी नई कंपनीज भी खुलेंगी भारत में। भारत सरकार और राज्य सरकार को दोनों को मिलकर काम करने की जरूरत है इस समय, तभी देश आगे बढ़ सकेगा। और हमें सरकार का साथ देने की जरूरत है, क्योंकि हमारे देश में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें अच्छी चीज में भी नेगेटिविटी दिखाई देती है। उन्होंने पहले से ही मन बना लिया है कि फ्यूचर में भारत चाइना को नहीं हरा सकता। ऐसे लोग खाते तो भारत का ही है, पर गुणगान चाइना का करते हैं। माना भारत के अंदर बहुत सी कमियां हैं, पर यह मत भूलो कि भारत एक डेमोक्रेटिक देश है, जहां हर इंसान को बोलने की आजादी है। चाइना में ऐसा नहीं है। अगर आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी से प्रॉब्लम है तो आप उसे क्रिटिसाइज करो, देश को नहीं। पर आजकल लोग पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ देश के खिलाफ भी बोलने लगे हैं। उन्हें लगने लगा है कि भारत जैसे कि पहले खूब तरक्की कर रहा था, अब नहीं कर रहा है। भारत सरकार की पुरानी गलतियों के कारण ही आज चाइना भारत से आगे निकला है। खैर छोड़ो, जो समय चला गया है उसके बारे में बात करने से कुछ हासिल नहीं होगा, पर पुरानी गलतियों से सीखा जरूर जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन के थ्रू और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और हाँ, अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं ऐसे ही पॉजिटिव वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।